नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नज़र डालते हुए, प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार का रवैया माफ़ी लायक नहीं, सुप्रीम कोर्ट। ममता ने राज्यपाल धनखड़ को बताया भ्रष्ट, कहा हवाला कांड में था नाम। यूपी जिला अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी की दादागिरी, फर्जीवाड़े से छीनी कई सीटें। एमपी में रिकॉर्ड बनाने के लिए वैक्सीन घोटाला, टीकाकरण के आंकड़े गढ़ डाले। कुंभ के बाद 4 धाम यात्रा कराने पर तुली उत्तराखंड सरकार, हाई कोर्ट ने रोका। खास खबरों पर नज़र डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन योजना को लागू करें। अदालत ने कहा कि सभी राज्यों को कोरोना महामारी के खत्म होने तक प्रवासी मजदूरों के लिए कम्युनिटी किचन चलानी होंगी। जस्टिस अशोक भूषण और एम.आर. शाह की 2 जजों वाली बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार को एक पोर्टल तैयार करना चाहिए जिसमें असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले और प्रवासी मजदूर खुद को रजिस्टर करवा सकें और ये काम 31 जुलाई से पहले हो जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को फटकार लगाते हुए कहा कि उसका लापरवाही भरा रवैया माफ़ करने के लायक नहीं है। अदालत ने ये फटकार डाटा को भरने में देर होने पर लगाई। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से इस काम में देर होने से पता चलता है कि वो मजदूरों के लिए चिंतित नहीं है और इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि वो राज्यों को अतिरिक्त खाद्यान्न भी दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार प्रवासी मजदूरों के मामले में केंद्र सरकार के प्रति कड़ा रवैया अख्तियार किया है, उसको फटकारा है। ये बहुत ज़रूरी था, बल्कि ये काम तो उसे साल भर पहले करना चाहिए था। तो लेट लतीफ़ी सरकार ने ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। जब आपको याद होगा पहला लॉकडाउन लगा था और लाखों मजदूर सड़कों पर निकल आए थे, तब एक PIL दाखिल की गई थी जिसको उस समय के प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबडे ने सुनने से इनकार कर दिया था और एक तरह से केंद्र सरकार को खुली छूट दे दी थी कि वो जैसा चाहे व्यवहार करे। और उसी की वजह से लाखों मजदूरों को बहुत यातनाएं सहनी पड़ी, पीड़ा सहनी पड़ी और उसका कोई नोटिस उस समय के सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया। अगर उसी समय सुप्रीम कोर्ट इस तरह से सख्त रवैया अपनाता तो शायद मजदूरों का ज़्यादा भला कर पाता। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, हालांकि दुरुस्त आयत भी नहीं कहेंगे, लेकिन चलिए काम तो कर रहा है कोर्ट अब, और उसने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। केंद्र सरकार का रवैया शुरू से मज़दूरों के मामले में लापरवाही भरा रहा है। उसने कभी भी इन मज़दूरों के ख्याल करने की कोई चिंता नहीं की है। बहुत दबाव पड़ने पर उसने खाद्यान्न की घोषणा की थी और अभी तक जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं लगातार कह रहे हैं कि मज़दूरों के हाथों में पैसा दीजिए, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र कीजिए, ताकि वो केवल खाद्यान्नों से तो जीवन नहीं चलता है, और भी चीज़ें होती हैं, बीमारी होती है, दूसरे तरह की ज़रूरियात होती हैं, उनको पूरा करने के लिए भी वो काम कर सकें। और उनको अगर कैश देंगे तो अर्थव्यवस्था भी फूलेगी फलेगी, क्योंकि उससे डिमांड जनरेट होगी। लेकिन केंद्र सरकार अभी तक अपने कानों में तेल डालकर बैठी हुई है। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, कुछ भी करने को तैयार नहीं है। तो जो सख्त रवैया अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है, दरअसल उससे भी कहीं ज़्यादा सख्त होने की ज़रूरत है इस सरकार के साथ, क्योंकि इस सरकार का रवैया किसानों और मज़दूरों दोनों के मामले में बेरहम है। ये सारी रियायतें कारपोरेट सेक्टर को देती है, अपने मित्रों अंबानी और अडानी को देती हैं, लेकिन जब आम आदमियों की और मज़दूरों और किसानों की बात आती है तो वो एकदम से चुप्पी मार के बैठ जाती है, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं होती। ये बहुत ही दुखद है और इससे आक्रोश होना स्वाभाविक है, मज़दूरों में भी, किसानों में भी, और वो दिख भी रहा है सड़कों पर जिस
तरह से वो आंदोलन चला रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ें और भी इस अंदर तह तक जाना चाहिए। ये केवल श्रम मंत्रालय का मामला नहीं है, पूरी सरकार के चरित्र का मामला है और उसे थोड़ा और गहराई में उतरकर सरकार पर दबाव बनाना चाहिए ताकि मजदूरों का हित सुरक्षित हो सके। अगली खबर लेंगे, लेकिन उसके पहले दो छोटी छोटी सी गुजारिश कर लूँ। पहली तो यही कि जितनी जल्दी हो सके आप सत्य हिंदी की सदस्यता योजना का हिस्सा बनिए, उसकी सदस्यता ग्रहण कीजिए और हमें आर्थिक मदद दीजिए, डोनेशन दीजिए। हमारी दूसरी गुजारिश ये है कि सत्य हिंदी का ऐप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर में भी जा सकते हैं और इस वीडियो के साथ जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दोनों ही के लिए लिंक दी गई हैं, एप्पल ऐप डाउनलोड करने के लिए भी और सदस्यता के लिए भी, तो उसके ज़रिए आप ये काम फ़ौरन कर डालिए। अगली खबर का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ आक्रामक तेवर अख्तियार कर रही राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब उन्हें भ्रष्ट भी कह दिया है। ममता ने कहा है कि राज्यपाल का नाम 1996 के जैन हवाला मामले में आया था। जैन हवाला मामले में एक डायरी मिली थी जिसमें कुछ राजनेताओं के नाम थे और उन पर आरोप थे कि उन्होंने रिश्वत ली है। ममता ने सोमवार को कहा, जैन हवाला मामले में नाम आने के बाद राज्यपाल ने अदालत जाकर इस मामले से अपना नाम हटा लिया, लेकिन अभी भी इस संबंध में दायर जनहित याचिका लंबित है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो एक भ्रष्ट आदमी हैं। ममता ने इसके बाद केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि उसने ऐसे शख्स को राज्यपाल बनाया ही क्यों। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को चार्जशीट निकालनी चाहिए और देखना चाहिए कि धनखड़ का नाम उसमें है या नहीं। ममता के इन आरोपों पर धनखड़ ने कहा है कि वह मुख्यमंत्री के द्वारा लगाए गए आरोपों से हैरान है। धनखड़ ने पत्रकारों से कहा, मेरे खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं हुई थी, ऐसे कोई दस्तावेज भी नहीं है। हालांकि 1996 के इस जैन हवाला मामले की परतें उधेड़ने वाले पत्रकार विनीत नारायण का कहना है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ झूठ बोल रहे हैं कि वो हवाला कांड में चार्जशीट नहीं हुए थे। विनीत नारायण ने कहते हैं कि राज्यपाल धनखड़ कहते हैं कि हवाला कांड में सभी आरोपी आरोप मुक्त हो गए। ये सरासर गलत बयानी है। जबकि जैन के खातों में नेताओं को दिए गए भुगतान की सूची में जगदीप धनखड़ को 5,25,000 रुपये का भुगतान और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को 7.5 करोड़ रुपए के भुगतान का उल्लेख मिलता है। तो हवाला कांड हुआ था, बड़े बड़े नाम थे उसमें, लाल कृष्ण आडवाणी भी थे, मुरली मनोहर जोशी भी थे, शरद यादव भी थे, बहुत सारे नेताओं के नाम थे और इन नेताओं का भी नाम था। हवाला का संबंध जम्मू कश्मीर के आतंकवाद से भी था, आपराधिक गतिविधियों से भी था और हवाले के ज़रिए इन लोगों को पैसे मिलने की बात भी सामने आई थी। लेकिन किसी तरह से ये मामला रफा दफा हो गया। अलबत्ता जो चार्जशीट दाखिल हुई थी उसमें ये तमाम नाम थे, जिसमें राज्यपाल धनखड़ का भी नाम था और आरिफ मोहम्मद खान का भी नाम था, जो कि इस समय केरल में राज्यपाल हैं। सवाल उठता है कि केंद्र सरकार को क्या ये नहीं देखना चाहिए था कि संवैधानिक पद पर इस तरह से दागदार लोगों को न बैठाए। ये कम से कम इसमें तो वो इतनी सावधानी बरत सकती थी, इतनी उसे नैतिकता दिखानी चाहिए थी, लेकिन नैतिकता को ये धोकर फेंक चुकी है सरकार, मोदी सरकार, और उसने इसकी कोई उसका नोटिस भी नहीं लिया और उनको गवर्नर बना दिया। लेकिन ममता बनर्जी ने एक सही मौके पर ये चोट की है। ये मामला फिर से उधड़ गया है, फिर से इस पर चर्चा होने लगी है, फिर से जगदीप धनखड़ के उस समय के कारनामे सामने आ गए हैं और अब इसका जवाब देना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड में है, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में है कि वो चार्जशीट में उनका नाम था और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में PIL है। उस पर जब भी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं रहा है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे जजेस आते गए हैं जो कि इस सरकार पर मेहरबान रहे हैं। अब उम्मीद करनी चाहिए कि उस पर सुनवाई होगी और कुछ फैसला आएगा। लेकिन
ये तय है कि ये लोग दागदार हैं और इन दोनों राज्यपालों को, चाहे वो आरिफ मोहम्मद खान हो चाहे जगदीप धनखड़ हो, इन दोनों को तुरंत हटाया जाना चाहिए। जगदीप धनखड़ को तो इसलिए भी हटाना चाहिए कि वो पश्चिम बंगाल में तमाम हदें लांघ चुके हैं। वो अपनी भूमिका के बाहर जाकर अपनी मर्यादाओं को तोड़कर राज्यपाल पद की गरिमा गिराकर बहुत ही पक्षपातपूर्ण ढंग से काम कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। कभी एसपी पर धांधली दबंगई का आरोप लगाने वाली बीजेपी यूपी के जिला पंचायत चुनाव में उससे भी आगे बढ़कर मनमानी करने पर उतर आई है। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में मंगलवार को नामांकन वापसी के दिन बीजेपी ने तो गजब का खेल कर दिया। पहले ही 17 जिलों में विरोधियों को नामांकन न करने देकर अपने निर्विरोध अध्यक्ष बना चुकी बीजेपी ने मंगलवार को कई जिलों में विरोधियों का नामांकन वापस करवा दिया। सबसे अजब कहानी बागपत में रच दी गई, जहां प्रतिपक्ष की प्रत्याशी के सैकड़ों किलोमीटर दूर राजस्थान के भरतपुर में होने के बावजूद उनकी नामांकन वापसी दिखा दी गई। बीजेपी के अध्यक्ष पद का मैदान साफ कर दिया गया। बागपत में सरेआम हुई इस धांधली के खिलाफ समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के नेता और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में धरने पर भी बैठ गए। पीलीभीत में मंगलवार को एसपी के प्रत्याशी स्वामी प्रवक्तानंद ने नामांकन वापस ले लिया, तो शाहजहांपुर में इसी पार्टी की प्रत्याशी वीनू तो नाम वापस लेने के साथ ही बीजेपी में शामिल करवा दी गई। बागपत में नामांकन के ठीक पहले एसपी रालोद की संयुक्त प्रत्याशी को जबरन बीजेपी में शामिल करा दिया गया। हालांकि इसके महज घंटे भर बाद वो फिर से वापस आ गई और रालोद प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने पर्चा भी भर दिया। रालोद प्रत्याशी ममता किशोर के पति ने तब मीडिया के सामने रोते हुए कहा था कि उन्हें जबरन स्थानीय सांसद और मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे सत्यपाल सिंह के घर ले जाकर बीजेपी में शामिल करवा दिया गया था। बहरहाल ममता किशोर के पर्चा भरने के बाद सुरक्षा के नज़रिए से उन्हें राजस्थान के भरतपुर में जेल भेज दिया गया है, भरतपुर में भेज दिया गया। मंगलवार को जबकि रालोद प्रत्याशी भरतपुर में थी, तभी जिला प्रशासन ने उनके नामांकन वापस लेने की सूचना दे दी। प्रशासन के इस हथकंडे के बाद बागपत के एसपी नेता व पूर्व मंत्री कुलदीप उज्ज्वल ने आरोप लगाया कि फर्जी महिला को ममता किशोर बनाकर पर्चा वापस कराया गया। उन्होंने कहा कि हमारी प्रत्याशी ममता किशोर तो भरतपुर राजस्थान में है, फिर जिला प्रशासन ने किससे नामांकन वापस कराया। तो आप देखिए कि बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा क्या है। इस चुनाव में, छोटे से चुनाव में, जिसमें जो पंचायत चुनाव था उसमें उसकी हालत पस्त हो गई थी, वो कुल सीटों की 25% सीटें भी नहीं जीत पाई थी, उसमें अब वो सब जिला पंचायतों पर कब्जा करना चाहती है और उसमें उसने सारी लक्ष्मण रेखाएं लांघ दी है। सारे आपराधिक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, सारे फर्जीवाड़े किए जा रहे हैं, प्रत्याशियों को धमकाया जा रहा है, उनको नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है, उनका दल बदल करवाया जा रहा है। ये तमाम हथकंडे वो इस्तेमाल कर रही है। ये बीजेपी है, ये उस संगठन द्वारा पैदा की हुई पार्टी है जो अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहता है, जो देश में देश की संस्कृति को बचाने की शपथ लेने की बात करता है। वो इसका पाखंड आप इस चुनाव में देख सकते हैं कि बीजेपी का क्या चरित्र है, संघ का क्या चरित्र है और उस सब तमाम जो परिवार से जुड़े, संघ परिवार से जुड़े लोग हैं, उनका क्या चरित्र है। उनके मन में लोकतंत्र की कोई आस्था नहीं है, संविधान पर कोई आस्था नहीं है, उन्हें केवल सत्ता के प्रति लोलुपता है और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी राज में किया जा रहा है। अगली खबर लेते हैं। 21 जून को भारत में 88 लाख से अधिक लोगों को टीके की खुराक लगाकर सरकार ने रिकॉर्ड बनाने का दावा किया था। इस दिन आंकड़ों के अनुसार बीजेपी शासित राज्यों ने काफ़ी अधिक टीके लगाने का दावा किया था। मध्य प्रदेश उनमें से एक था जिसने एक दिन में 17 लाख से अधिक टीके लगाए थे, मगर अब इसमें घपलेबाजी की खबरें आ रही हैं। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में इसका भंडाफोड़ दिया है। उसका कहना है कि मध्य प्रदेश की राजधानी में 21 जून को कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के दौरान सैकड़ों गड़बड़ियां सामने आई हैं। उस दिन 555 आधार नंबर पर 2-2 और 90 पर 3-3 लोगों को वैक्सीन लगा दी गई। मतलब एक आधार कार्ड मेरा है, मेरे आधार कार्ड के आधार पर
2 या 3 लोगों को वैक्सीन लगा दी गई। इतना ही नहीं, बैरागढ़ में एक कैंप में एक ही आधार नंबर पर 16 लोगों को टीका लगा दिया गया, जिनमें से 3 लोग झारखंड, महाराष्ट्र और सतना के हैं, जो कि वहाँ रहने वाले नहीं हैं और उनको टीका जाहिर है कि नहीं लगा है। खास बात यह है कि ये लोग आज तक भोपाल आए ही नहीं, लेकिन राजधानी के रिकॉर्ड में उन्हें वैक्सीन लगाई गई है। ये खुलासा कोलार, बैरागढ़, बैरसिया और सिटी क्षेत्र के 10,000 लोगों के जो वैक्सीनेशन का डाटा है उसकी पड़ताल से हुआ है। रिकॉर्ड के अनुसार बैरागढ़ के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर एक आधार नंबर पर सुलेमान को कोविड का टीका लगाए जाने की जानकारी रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। सरकारी दस्तावेजों में सुलेमान का जो मोबाइल नंबर दिया गया है वो सतना के राज चांदवानी का है और राज के मुताबिक वो पिछले 6 साल से कभी भोपाल गए ही नहीं हैं। इसी प्रकार से कई मामले हैं जो भोपाल आए ही नहीं, लेकिन उनका नाम रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा एक ही व्यक्ति की 2 बार एंट्री भी कर दी गई है। जैसे भोपाल के अरुण की अरुणा नाम से भी एंट्री कर दी गई, यानी कि एक ही व्यक्ति के 2 व्यक्ति बना दिए और टीका लग गया, ऐसा दिखा दिया गया है। तो ये है शिवराज सिंह चौहान की सरकार, ये है बीजेपी की सरकार और ये है बीजेपी के काम करने का ढंग कि अपनी कमियों को छिपाने के लिए, चूँकि टीका कम लग रहे थे, चारों तरफ से शोर मच रहा था कि टीके नहीं हैं, टीके होने चाहिए, केंद्र सरकार कटघरे में खड़ी थी, इसलिए छवि सुधारने के लिए एक फर्जी टीकाकरण का एक रिकॉर्ड बनाया गया और उसमें जो बीजेपी शासित राज्य थे उन्होंने इस तरह से घोटाले किए। उन्होंने फर्जी आंकड़े, फर्जी टीके लगाए और इस तरह से दिखा दिया कि जैसे मध्य प्रदेश में 17 लाख दिखा दिया। अभी दूसरे राज्यों के भी अगर आंकड़े खंगाले जाएंगे, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल जहां बीजेपी की सरकारें हैं, या असम, तो आपको इसी तरह की गड़बड़ियां वहां भी मिलेगी। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि पहले आप याद कीजिए कि जब ये वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाने की बात कही गई थी तो सवाल उठा था इतने टीके आ कहाँ से गए आपके पास रिकॉर्ड बनाने के लिए, एक दिन में 88 लाख टीके लगाने। बाद में पता चला कि पिछले दिनों में ठीक ढंग से टीके लगाए ही नहीं गए थे, कम करके लगाए दिए गए थे, टीके बचाए गए थे और एक दिन रिकॉर्ड बनाने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया था और वो भी यहाँ पर इस तरह का भी फर्जीवाड़ा उसमें शामिल कर लिया गया था। तो आप सोच सकते हैं देश को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है, किस तरह से धोखे में रखा जा रहा है और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी धोखा देने की कोशिश ये सरकार, केंद्र सरकार और बीजेपी की तमाम सरकारें कर रही हैं। लेकिन सच्चाई तो छिपती नहीं है और सच्चाई सामने आती जा रही है, एक के बाद एक आ रही है, पोल खुलती जा रही है। आज की अगली खबर लेते हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य की बीजेपी सरकार को 4 धाम यात्रा को अगले नोटिस तक के लिए स्थगित करना पड़ गया है। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने 1 जुलाई से 4 धाम यात्रा के लिए 3 जिलों के स्थानीय निवासियों को जाने की अनुमति दी थी। दूसरे चरण में यानी 11 जुलाई के बाद उत्तराखंड का कोई भी नागरिक निगेटिव कोरोना रिपोर्ट के साथ जा सकता था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस यात्रा की अनुमति देने के कैबिनेट के फैसले पर 4 सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। बता दें, देश में आई कोरोना की दूसरी लहर के वक्त हरिद्वार में कुंभ कराया गया था, जिसमें लाखों लोग जुटे थे, लगभग 1 करोड़ लोग जुटे थे, जिसके कारण कोरोना को पैर पसारने में आसानी हुई। इतना सब कुछ होने के बाद भी उत्तराखंड की सरकार के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा है और वो 4 धाम की यात्रा करवाना चाहती है। हालांकि हाईकोर्ट की रोक के बाद यात्रा को अस्थायी तौर पर रोका गया है, लेकिन राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा है कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश की जांच करेगी और ज़रूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएगी। तो आप देखिए कितनी ये नासमझ सरकार है, कितनी ये आत्मघाती सरकार है कि ये सरकार अपने ही नागरिकों को, हिंदू नागरिकों को भी बचाने के लिए सामने नहीं आ रही है। कुंभ में जो लाखों हिंदू आए थे उनको कोरोना इन्फेक्शन हुआ था। जाहिर है आपको ये भी याद रखना चाहिए कि कोरोना की टेस्टिंग में भी घोटाला उत्तराखंड में हो चुका है, उसकी जांच अलग से चल रही है और वो देश भर में गए और उन्होंने अपने घर, परिवार, मोहल्लों में भी कोरोना फैलाया होगा, वो भी कोरोना के शिकार हुए होंगे। तो एक चूक तो वहाँ बहुत बड़ी हुई, आपराधिक चूक, एक तरह का नरसंहार कहना चाहिए, ये उत्तराखंड की सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर अंजाम दिया और अब एक दोबारा
ये चार धाम की यात्रा के लिए छूट देकर फिर वही कर रही है सरकार। और ये समझ में नहीं आ रही कि ये दरअसल जो धर्म के नाम पे कर रही है उन श्रद्धालुओं के खिलाफ के ऊपर ही ज्यादती है। वो इसको नहीं समझ रहे हैं और केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को इसे खुद रोकना चाहिए कि इस साल कोई चार धाम यात्रा नहीं होगी। जब परिस्थितियां ठीक होंगी तब की जाएगी। लेकिन हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, उसको रोकने के लिए आना पड़ा और उसके बावजूद अभी भी ये सरकार अड़ियल रुख पर नज़र आ रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा और आप इसको लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों को लेकर उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।